मार्क्स के बारे में हम बात कर रहे थे। कार्ल मार्क्स का एक तूफ़ान आया 1917 में। एक तूफ़ान आया, पहले उसने रूस को अपनी लपेट में लिया और रूस को अपनी लपेट में लेने के बाद वो धीरे 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 सारे यूरोप में छाना शुरू हुआ। 1917 में मार्क्सिज्म के बारे में दो ओपिनियन बन गई। दुनिया दो धड़ों में बट गई, कम्युनिस्ट और नॉन कम्युनिस्ट। दो धड़े दोनों मजबूत बन गए। लेकिन क्या हुआ कि 1992 में कम्युनिज्म ऐसे ढह गया जैसे रेत की दीवार गिर जाती है। यूरोप के किसी भी कंट्री में जहाँ जहाँ कम्युनिज्म छाया हुआ था वहाँ कम्युनिज्म का नाम निशान मिट गया। लेनिन की मूर्तियों को उखाड़ उखाड़ करके लोगों ने समुद्र में फेंकना शुरू कर दिया। पोलैंड में यही हुआ, ज़ेकोस्लोवाकिया में यही हुआ। जर्मनी यूनाइटेड हो गया, जिसको जर्मनी को तोड़ दिया था इन्होंने कि जर्मनी बहुत बड़ी शक्ति है, ये दुनिया के लिए खतरा पैदा हो जाएगी। वो फिर से एक हो गया जर्मनी। तो ये 75 साल का जो समय है, ये दुनिया की हिस्ट्री में एक तूफ़ान की तरह से है। लेकिन संसार की जो सिविलाइजेशन की हिस्ट्री है वो 10,000 साल की है। मेसोपोटामिया से लेकर के और आज तक अगर लगाएं, क्योंकि सारे यूरोप के लोग वहीं से काउंट करते हैं, हम तो करते हैं वेद से। तो वैदिक काल से लगाएं तब भी समझ लो 9,000 10,000 साल पुराने। लेकिन यूरोप वाले लोग मेसोपोटामिया से करते हैं। तो मेसोपोटामिया की सिविलाइजेशन से और आज तक की सिविलाइजेशन 10,000 साल की सिविलाइजेशन है। 10,000 साल की सिविलाइजेशन में 75 साल कोई मानी नहीं रखते। 75 साल बड़े इनसिग्निफिकेंट। तो ये तूफ़ान ऐसा उठा जो 75 साल में ही ख़त्म हो गया, दुनिया को डराता हुआ। बड़ी भयंकर स्थिति दुनिया की हो गई। कम्युनिज्म के से अमेरिका भी टक्कर लेने के लिए डरने लगा, इंग्लैंड भी डरने लगा और सब ने इकट्ठा होकर के कम्युनिज्म का मुकाबला करने का सोचा। इतनी जल्दी 75 साल में कैसे ख़त्म हो गया इतना बड़ा दर्शन, इतना बड़ा तूफ़ान 75 साल में ही कैसे ख़त्म हो गया, इतना अल्प समय में। तो इसलिए हमें देखना पड़ता है कि कहाँ कहाँ मार्क्स को इतिहास ने धोखा दे दिया। मार्क्स ने जो प्रेडिक्शन की थी उसमें सबसे पहला चीज़ ये थी कि मार्क्स के जो साथी थे जिनको पोप ऑफ कम्युनिज्म कहा जाता है, कम्युनिज्म के सबसे बड़े सिद्धांतवेत्ता, पोप सैद्धांतिक आदमी, उन्होंने जो मार्क्स को चार्टर बना के दिया था उसमें कहीं डिक्टेटरशिप का नाम नहीं था। फिर ये डिक्टेटरशिप कहाँ से आ गई? तो मार्क्स को कोई आदमी भी जर्मनी में और जहाँ वो इंग्लैंड में बैठे थे वहीं कोई आदमी डिक्टेटरशिप वाला नहीं मिला, क्योंकि उनके जो पोप ने जिसने सारा मैनिफेस्टो और जहाँ सारी वो बना के दी थी रूपरेखा मार्क्सिज्म की, उसमें कहीं डिक्टेटरशिप का नाम नहीं था। तो मार्क्स को कहाँ मिला आदमी? रूस में मिला, लेनिन। अब रूस के बारे में ये कहा जाता है कि उस समय जिस समय ये क्रांति हुई, रूस बहुत बैकवर्ड था। ख़ास तौर से इंडस्ट्रियली तो बहुत बैकवर्ड था, कल्चरली भी बैकवर्ड था। कहाँ जर्मनी की ऊंची कल्चर और हेगल की ऊंची फिलॉसफी, इतने थिंकर, और कहाँ रूस में कोई एक भी थिंकर नहीं था, कोई ऊंचा सोचने वाला भी नहीं था।
ये प्रैक्टिकल मैन थे, लेनिन वगैरह पॉलिटिकल पावर कर लेने वाले। तो इसलिए जब मार्क्सिज्म का रिवॉल्यूशन हुआ तो मार्क्स ने जो प्रेडिक्शन किया था कि जहाँ लेबर इकट्ठी होगी, यूनाइटेड होगी, बहुत ज़्यादा होगी मेजॉरिटी में, वहाँ रिवॉल्यूशन आएगा। लेकिन इंग्लैंड और अमेरिका जो इंडस्ट्रियली बहुत एडवांस थे, बहुत ज़्यादा, वहाँ कोई रिवॉल्यूशन का नाम भी नहीं आया। रिवॉल्यूशन कहाँ आया? बैकवर्ड कंट्री में, इंडस्ट्रियली बैकवर्ड में। यानी वो जो प्रोलेटार थी, जिसको मार्क्स समझते थे कि प्रोलेटार जो है यही रिवॉल्यूशनरी फोर्स है, वो प्रोलेटार ने कहीं रिवॉल्यूशन नहीं किया, बैकवर्ड लोगों ने रिवॉल्यूशन किया। तो मार्क्स को हिस्ट्री ने धोखा दे दिया कि जहाँ बड़े बड़े मजदूर इकट्ठे हैं, लाखों की तादाद में इंडस्ट्री में इकट्ठे हैं, वहाँ कोई रिवॉल्यूशन नहीं हो रहा। जबकि मार्क्स कहते थे लेबर रिवॉल्यूशन लाएगी, वर्कर्स ऑफ द वर्ल्ड यूनाइटेड। तो जहाँ यूनाइट हो रहे थे अमेरिका में और इंग्लैंड में, वहाँ कोई नाम नहीं। लेनिन चूँकि प्रैक्टिकल मैन थे, लेनिन बहुत बड़े फिलोसफर नहीं थे, बहुत बड़े क्या फिलोसफर तो थे ही नहीं। वो हेगल की ऊंची फिलॉसफी को और इन्वर्टेड हेगेलियनिज्म यानी मार्क्सिज्म को, उसको फिलोसफिकली नहीं समझ पाए, इतनी ऊंची फिलॉसफी को। ना इतनी उतनी कल्चर थी रूस की जितनी जर्मनी की कल्चर है। तो बड़े लो कल्चर्ड लोगों में और इंडस्ट्रियली बैकवर्ड लोगों में रिवॉल्यूशन आया। मार्क्स नहीं चाहता था ये चीज़। ऐसा रिवॉल्यूशन कैसे टिकेगा जो इंडस्ट्रियल एरिया में लेबर की उसमें नहीं है? तो लेनिन ने सारा ये काम किया कि डिक्टेटरशिप का, प्रोलेटार की डिक्टेटरशिप लाने की बजाय उन्होंने अपनी जो पार्टी थी, बोल्शेविक पार्टी एक पार्टी थी, उससे रिवॉल्यूशन कराया। ये बोल्शेविक पार्टी बिल्कुल माइनॉरिटी में थी। मार्क्स कहते थे कि मेजॉरिटी का रूल होगा, प्रोलेटार का रूल होगा, लेकिन प्रोलेटार का रूल नहीं हुआ, रूल हुआ माइनॉरिटी का, बोल्शेविक पार्टी का। माइनॉरिटी रूल में बैठी, उसने वो डिक्टेटरशिप का नाम लेके और टायरनी पैदा कर दी, टेरराइज पैदा कर दिया, लिबर्टी बिल्कुल ख़त्म कर दी, मानवता को बिल्कुल कुचल के रख दिया सारा का सारा। तो वो रिवॉल्यूशन जो मार्क्स चाहते थे वो रिवॉल्यूशन नहीं हुआ। मार्क्स का फेथ था साइंस में। मार्क्स कहते थे कि साइंस प्रगति करती रहेगी, कोई रोक नहीं सकता इसको। और जितनी वो साइंस प्रगति करेगी, नए मोड ऑफ प्रोडक्शन मिलेंगे, नए नए तरीके आएंगे प्रोडक्शन के, नए नए एक्सचेंज के साधन मिलेंगे, ट्रांसपोर्ट के नए नए साधन मिलेंगे। लेकिन यहाँ भी मार्क्स को धोखा दे दिया इतिहास ने। मार्क्स का साइंस में बड़ा फेथ था, लेकिन कल्चर में फेथ नहीं था। कल्चर को तो वो समझते थे कि, और लेनिन तो बिल्कुल ही कल्चर के दुश्मन थे। तो कल्चरल वैल्यू बहुत सारी जगह बड़ी स्ट्रॉन्ग थी, यूनिवर्सल इफेक्ट नहीं हुआ साइंस की प्रोग्रेस का। साइंस तो सब जगह एक सी बात कहेगी, पानी 100 डिग्री पे गर्म होता है, इसका सब जगह एक सा असर होना चाहिए, लेकिन एक सा असर नहीं हुआ। इसको हम, जो उन्होंने उदाहरण दिए लोगों ने, उनको छोड़ के हम इंडिया का बात करते हैं। साइंस ने चांद पर आदमी भेज दिया, और वो चांद पर जाकर के आदमी घूम करके आया, कुचल करके आया, चांद को अच्छी तरह से पकड़ आया। इसका असर और देशों में और तरह हुआ, चांद के बारे में जो सोचते थे। लेकिन भारत में चांद बड़ी कल्चरल स्ट्रॉन्ग थी, भारत में अभी तक चांद को पूज रहे हैं। तो साइंस का एक सा असर दुनिया की उस पर नहीं पड़ा। जब एक सा असर नहीं पड़ा तो सारी दुनिया में रिवॉल्यूशन कैसे आएगा, कल्चरल रिवॉल्यूशन कैसे आएगा? अलग अलग देश में अलग अलग तरीके से साइंस की चीज़ों को लागू किया जाएगा। तो साइंस ने भी मार्क्स को फेल कर दिया। साइंस दुनिया पर एक सा असर नहीं डाल सकी।
अब दो आदमी हैं जो मार्क्स के ख़िलाफ़ खड़े हुए हैं। वैसे तो कई लोगों ने मार्क्स को बहुत बुरी तरह क्रिटिसाइज़ किया है, लेकिन दो आदमियों ने तो धज्जियाँ उड़ा करके रख दी हैं। एक का नाम है मैक्स वेबर। मैक्स वेबर ने कांट इसकी मार्क्स की जो इकोनॉमिक थ्योरी थी सारी को उसको देखा और बहुत डिटेल में उसने लिखा है। मैक्स वेबर ने, मैक्स वेबर का घोस्ट मार्क्स के सामने खड़ा हो गया और मैक्स वेबर ने दिखाया कि मार्क्स की जो इकोनॉमी थी बिल्कुल अनसिस्टमेटिक थी, कोई सिस्टमेटिक थ्योरी नहीं दी मार्क्स ने। मार्क्स ने ये तो कह दिया कि मोड ऑफ प्रोडक्शन, इकोनॉमिक मोड ऑफ प्रोडक्शन जो है वो सोसाइटी की इस सुपर स्ट्रक्चर को ढाले करेंगे, लेकिन वो इकोनॉमिक मोड ऑफ प्रोडक्शन जो है उनकी कोई सिस्टमेटिक परिभाषा नहीं दे सका, वो कहीं नहीं मिली। वेबर ने बहुत खोजा और वेबर ने अंत में ये निष्कर्ष निकाला कि इवन मार्क्स का जो चेला था लेनिन, उसने भी ये कहा कि आई कुड नॉट फाइंड एनी इकोनॉमिकल थ्योरी इन माई मास्टर राइटिंग। मैं अपने मास्टर्स की जो राइटिंग है, मार्क्स की जो राइटिंग है, उसमें कोई सिस्टमेटिक इकोनॉमिक थ्योरी नहीं निकाल सका। इकोनॉमिक के बारे में बात कर दी लेकिन इकोनॉमिक थ्योरी नहीं दे सका। जितनी रिकॉर्ड, हालांकि रिकॉर्डों की थ्योरी जो है वो कैपिटलिस्ट थ्योरी है, लेकिन बड़ी सिस्टमेटिक थ्योरी है। और भी इस तरह जो मार्क्स के साथ थे उनकी बड़ी सिस्टमेटिक थ्योरी हैं। तो उन सिस्टमेटिक थ्योरी को डिमोलिश करने के लिए मार्क्स को भी कोई सिस्टमेटिक थ्योरी देनी चाहिए थी, लेकिन मार्क्स को इस बड़ी वेग थ्योरी दी। इसलिए क्या हुआ कि अलग अलग लोगों ने मार्क्स की थ्योरी को अलग अलग तरीके से इंटरप्रेट किया। जिस आदमी को जो चीज़ लगी उस मार्क्स में से निकाल ली उसने। कहीं कोई यूनिवर्सल इकोनॉमिक थ्योरी नहीं बन सकी मार्क्स की। मैक्स वेबर बहुत लंबा चौड़ा लिटरेचर है मार्क्स का। उसने इकोनॉमिक्स की एक एक थ्योरी को कंपेयर किया है। जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक थ्योरी थी उनको, जिनको मार्क्स कंडेम करना चाहता था, उनको फिर मार्क्स की थ्योरी से कंडेम कर किया और उसने बताया कि मार्क्स में कोई सिस्टमेटिक लॉजिकल कोई चीज़ नहीं है। तो इस तरह से मैक्स वेबर ने अपना बहुत बड़ा सिद्धांत दे करके मार्क्स की, और जब मार्क्स की इकोनॉमिक थ्योरी ख़त्म कर दी तो जो थ्योरी लागू हुई रूस में वो एक लेनिन की थ्योरी थी। लेनिन वाज नॉट ए फिलोसफर। लेनिन तो एक प्रैक्टिकल पॉलिटिकल आदमी थे, कैप्चर करने के लिए पावर कोई चीज़ बना ली। इसलिए लेनिन की इकोनॉमिक थ्योरी में न इक्वलिटी थी, न लिबर्टी थी, न कोई डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस था। सिर्फ पावर पॉलिटिक्स के लिए वो इकोनॉमिक्स की थ्योरी उन्होंने दे दी। वो इकोनॉमिक थ्योरी लागू हुई तो वेबर ने उसकी अच्छी धज्जियाँ उड़ाई हैं। एक और इस तरह से सिस्टमेटिक थिंकर आए हैं बहुत ज़बरदस्त। उन्होंने दो किताबें मार्क्स के साथ लिखी हैं। एक तो लिखा एनिमी ऑफ ओपन सोसाइटी। मार्क्स जो हैं ओपन सोसाइटी के सबसे बड़े एनी हैं, जहाँ इंडिविजुअल की लिबर्टी बिल्कुल ख़त्म हो गई है। कोई इंडिविजुअल, पार्टी के जो डिक्टेटर लोग हैं, पार्टी के ऊपर जो बड़े बड़े लोग अथॉरिटी बैठे हुए हैं, उनकी उस थिंकिंग से आगे नहीं सोच सकता, सोचने का कोई अधिकार नहीं। अब पार्टी के आदमी क्या कह रहे हैं, मान लो पार्टी का आदमी है कि ये हमारी पार्टी के प्रेसिडेंट हैं, ये मंत्री हैं हमारी पार्टी के, और वो कह रहे हैं कि चांद जो है वो दिन में निकलता है, तो किसी आदमी की हिम्मत नहीं जो ये कह देगा चांद शुद्ध रात में निकलता है। तो इंडिविजुअल फ्रीडम को कार्ल कहते हैं, पॉपर कहते हैं कि इंडिविजुअल फ्रीडम बिल्कुल कुचल दी गई, और इंडिविजुअल से ही आदमी जो है वो तरक्की, सोसाइटी तरक्की करती है। अगर आप इंडिविजुअल नहीं सोचेंगे तो एक आदमी जो है डिक्टेटर, वो कुछ सोच रहा है, पता नहीं गलत सोच रहा है, सही, आपको वही बात माननी पड़ेगी। तो कार्ल पॉपर ने एक तो ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमीज़, इसमें मार्क्स के जो मार्क्स नहीं, उसने जो लेनिन ने जो सोसाइटी बनाई, मार्क्सिज्म को जो इंटरप्रेट किया लेनिन ने, उसका बहुत धज्जियाँ उड़ाई हैं। कार्ल पॉपर की किताब भी पढ़ने योग्य है, उसको पढ़ें तो पता लगेगा कि इंडिविजुअल लिबर्टी बिल्कुल ख़त्म हो गई।
माइनॉरिटी का रूल आ गया बोल्शेविक पार्टी का। अब इक्वलिटी आप क्लासलेस सोसाइटी बनाना चाहते थे, लेकिन क्लासलेस सोसाइटी की बजाय भी जो इसने हिस्टोरिसिज्म पर जो किताब लिखी है कार्ल पॉपर ने, उसमें दिखाया कि हिस्ट्री में क्लासलेस सोसाइटी जो बनाना चाहते थे वो मार्क्सिज्म ही क्लास सोसाइटी बन गया। जो पार्टी के ऊपर के लोग थे, सुप्रीमो थे पार्टी के, उनकी एक क्लास बन गई कैपिटलिस्ट क्लास की तरह से, और जो ऑर्डिनरी वर्कर था उसकी अलग क्लास बन गई। ऑर्डिनरी वर्कर की क्लास को शोषण करने लगे वो लोग जो पार्टी के डिक्टेटर थे। वो उनकी केयर भी नहीं करते थे, उनकी परवाह भी नहीं करते थे पार्टी के मैनेजर। अब इसमें भी हम ये कह सकते हैं कि जैसे पार्टी का प्रेसिडेंट है या पार्टी का जनरल सेक्रेटरी आता है तो सारे आदमी उसकी सेवा में लग जाएंगे और वो फिर उनकी केयर भी नहीं करेगा। वो बीमार भी पड़े कि पार्टी के, अगर वो बीमार हो गया इंडिविजुअली तो पार्टी क्या कर सकती है उसके, भागो उसको। तो एक क्लास जो है वो मैनेजर क्लास और एक क्लास जो है वो वर्कर क्लास, दोनों ऐसी की ऐसी बनी रही जैसी कैपिटलिज्म में बनी है। वो क्लास ख़त्म नहीं हुई। मार्क्स किसको क्लास को ख़त्म करना चाहता था। मैनेजर्स की अलग क्लास हो गई, तो मैनेजर इतनी लग्जरी के साथ रहने लगे जितना कैपिटलिस्ट रहते हैं। मैनेजर्स को बड़ी लग्जरी चाहिए, अपनी वो दिखा दिखा करके ये नीड है हमारी, ये नीड है, ये नीड है। मैनेजर कैटेलिक कार में सफ़र कर रहे हैं और लेबर बेचारा साइकिल पे घूम रहा है। तो क्लास कन्फ्लिक्ट ख़त्म नहीं, कन्फ्लिक्ट तो नहीं हुआ क्योंकि डिक्टेटरशिप आ गई। कन्फ्लिक्ट पैदा कैसे होता? वो जो छोटे लोग थे वो तो उनको बड़ों को ख़त्म ही नहीं कर सकते थे, उनको कुचल के रख दिया था उन्होंने छोटों को। लेकिन क्लासें वैसी की वैसी रहीं जैसी क्लास थे। फिर मार्क्स के मन में ये था कि परिवर्तन जो आएगा वो धीरे धीरे डेमोक्रेटिक तरीके से आएगा तो ज़्यादा स्टेबल होगा। लेकिन लेनिन ने उसको इंटरप्रेट किया कि डेमोक्रेसी के द्वारा हम कभी भी चेंज नहीं ला सकते, इसलिए डिक्टेटरशिप को स्ट्रॉन्ग करो जितनी ज़्यादा हो सकती है। उसके बाद लेनिन के बाद जब स्टालिन आए तो स्टालिन ने बिल्कुल ही ऐसी डिक्टेटरशिप कर दी कि कोई आदमी आवाज़ भी नहीं उठा सकता था, गोली मार दी जाए। तो एक अंदर से ज्वाला भड़कने लगी कम्युनिज्म के खिलाफ, इस टायरनी के खिलाफ। अंदर से लोग ये सोचने लगे कि थोड़ा सा भी अगर ढील मिली तो हम ये कम्युनिस्ट रिवॉल्यूशन नहीं है, ये बोल्शेविक रिवॉल्यूशन है। इसलिए इस बोल्शेविक को, माइनॉरिटी पार्टी को मुखाड़ के फेंक देंगे। मार्क्स ने एक और काम किया, कोई वैल्यू सिस्टम नहीं दिया। आदमी की सारी लाइफ चलती है वो पॉलिटिक्स से नहीं चलती। आदमी का सारा जीवन वैल्यू सिस्टम से चलता है। और वैल्यूज़ कहाँ से आती हैं? रिलीजन से। आपने रिलीजन को ओपिएट कह दिया, आपने रिलीजन को एलियनेशन कह दिया, और जब रिलीजन को ही कह दिया तो वैल्यूज़ कहाँ से आएंगी? तो इसके बारे में मैंने भारतीय स्थिति की बात बताई थी, क्योंकि पाश्चात्य को समझने की बजाय भारतीय, कि मैंने दो आदमियों को यही पूछा था, इसका जिक्र पहले करते हैं कि एक आदमी के पिताजी की डेथ हो गई, जेएनयू में बड़े भारी वो क्रांतिकारी अपने आप को कहते थे। तो मैंने कहा अपने पिताजी का डिस्पोजल कैसे किया? कहने लगे जैसे होता है वहाँ गए शमशान में किया। तो हमने कहा ये तो हिंदू रीति हो गई। मार्क्स ने क्या वैल्यू दी है इसमें? मार्क्स ने क्या बताया कि क्योंकि डिस्पोजल ऑफ डेड एंड मैरिज सेरेमनी, ये दो जो हैं बड़ी इम्पोर्टेंट वैल्यूज़ हैं लाइफ की। वैसे तो जन्म के बारे में वैल्यू मानते हैं लोग कि जन्म में जो सिस्टम होगा उसमें कौन सा नाम रखा जाएगा, कैसा नाम रखा जाएगा, बहुत सारी चीज़ें हैं जो वैल्यूज़ से। लेकिन दो चीज़ें बड़ी इम्पोर्टेंट है, लॉज ऑफ मैरिज एंड लॉज ऑफ द डिस्पोजल ऑफ डेथ। तो मार्क्स ने कोई भी वैल्यू सिस्टम नहीं दिया। हम इसको सारी दुनिया में
मार्क्स के ख़िलाफ़ यही आवाज़ उठी। ख़ास तौर से जो सोशल थिंकर थे, सोशियोलॉजी वाले आदमी थे, कोई कोहेरेंट सोसाइटी का नक्शा मार्क्स पेश नहीं कर सके। जो सोसाइटी आप बनाना चाहते हैं उसमें क्या वैल्यूज़ होंगी, क्या मॉरल लॉ होंगे। आपने एथिक्स को नेगेटिवली तो कह दिया कि एथिक्स जो है ये तो सुपर स्ट्रक्चर है जो बुर्जुआ क्लास ने अपने फ़ायदे के लिए बनाया है, लेकिन आप समाज को चलाने के लिए कौन से नियम बनाएंगे, इस नियमों की कोई रूपरेखा मार्क्स ने कहीं नहीं दी। इसलिए बड़ा कंफ्यूज सिस्टम रहा, इतना कंफ्यूज रहा कि किसी भी देश में, कहीं भी किसी कंट्री में आदमियों को ये पता नहीं लगा कि हमने अपनी लाइफ को किस तरह से ढालना है। वो अपनी लाइफ को उसी तरह ढालते रहे जिस तरह वहाँ की ट्रेडिशनल कल्चर थी, और वो कल्चर जो थी वो इतनी मजबूत थी कि मार्क्सिज्म को जमने के लाइफ में नहीं जम दिया। मार्क्सिज्म केवल एक पॉलिटिकल फिलॉसफी बन कर रह गई, फिलॉसफी भी नहीं है, एक पॉलिटिक्स बन करके रह गई। कोई डीप फिलॉसफी नहीं आ सकी कहीं भी। वो फिलॉसफी वैसे भी मार्क्स लेनिन जो थे फिलोसफर तो थे नहीं, स्टैलिन भी फिलोसफर नहीं थे। तो कोई ऊंची फिलॉसफी, जब ऊंची फिलॉसफी, जर्मन फिलॉसफी नीचे की तरफ चलती है, पानी जब ऊपर से नीचे की तरफ चलता है तो गदला होता चला जाता है। तो ऊंची फिलॉसफी जब जर्मन की तरफ से और रूस की तरफ आई, जहाँ बहुत कल्चरली बैकवर्ड लोग थे और कोई ऊंची वैल्यूज़ मार्क्स ने दी नहीं थी, तो वो बड़ी लो कल्चर्ड बन गई सारी। तो मार्क्सिस्ट का काम क्या हो गया, जो मार्क्सिस्ट थे उन्होंने कल्चर की तरफ नेगेटिव एटीट्यूड तो ले लिया, लेकिन कोई पॉजिटिव चीज़ नहीं दे सके। उसके लिए मैंने एक उदाहरण कल भी दिया था, दोबारा उसको रिपीट कर रहा हूँ कि JNU के एक आदमी आए थे, बड़े वहाँ के प्रसिद्ध वो नेता माने जाते थे, कम्युनिस्ट नेता। तो जब उन्होंने कहा कि मैंने पिताजी का संस्कार किया, तो मैंने कहा ये तो हिंदू सिस्टम हो गया। डिस्पोजल ऑफ द डेड जो है वो तो रिलीजन ने बनाया है कि कैसे करना चाहिए अपने डिस्पोजल को, तो आप रिलीजियस तरीके से क्यों अपने उसको कर रहे हैं, मार्क्स के तरीके से क्यों नहीं कर रहे। तो कहने का क्या मतलब, मैंने कहा आपको उसकी एक टांग अपने पिताजी की मुसलमानों की तरह कब्र में दबानी चाहिए थी, एक टांग जो ईसाइयों की तरह दबानी चाहिए थी, एक हाथ जो है वो हिंदुओं की तरह जलाना चाहिए था, एक सिर जो है वो सिखों की तरह जलाना चाहिए था। तो बिगड़ गए वो, आप मेरे पिताजी का अपमान कर रहे हैं। नहीं, मैंने कहा मैं पिताजी का अपमान नहीं कर रहा, मैं तो सिर्फ ये समझना चाहता हूँ कि मार्क्स ने डिस्पोजल ऑफ द डेड के बारे में क्या कहा है, और अगर कुछ नहीं कहा तो फिर तो ये करो कि जो मर जाए उसको जो कूड़ेदान उठाने वाला आता है उसमें डाल दो, कूड़ेदान में, चाहे पिताजी हो आपके, चाहे कुत्ता हो, उसको डाल दो, क्योंकि मार्क्स ने कुछ नहीं कहा। तो कोई वैल्यू सिस्टम दुनिया को मार्क्स नहीं दे सका, दिया ही नहीं मार्क्स ने। और जो कुछ थोड़ा बहुत मार्क्स देता भी तो उसको लेनिन जो थे वो तो बहुत ही लो कल्चर से आए थे, सिर्फ पॉलिटिक्स थी उनके अंदर, तो कोई कल्चरल वैल्यूज़ का सवाल ही नहीं था। तो कल्चरल वैल्यू वाले आदमी जो थे उन्होंने मार्क्स के ख़िलाफ़ आवाज़ उठानी शुरू की। अब मैंने बताया कि 10,000 साल की संस्कृति में 75 साल क्या लगते हैं। 75 साल तो ऐसा जैसे सारे दिन में कोई बच्चा जो है वो 15 मिनट के लिए नगाड़ा बजा दे और सबको डिस्टर्ब कर दे और उसके बाद वो नगाड़ा ही फट जाए। तो ऐसे ही फट गया सारा कम्युनिज्म जो था। क्लासलेस सोसाइटी बनी नहीं सकी जैसे हमने देखा। अब पैरिटी ऑफ वेजेस की बात रही, इक्वलिटी की बात रही। हक्सले ने बड़ा मखौल उड़ाया। हक्सले ने कहा कि जब ये इक्वलिटी की बात करते हैं मार्क्स, तो इक्वलिटी तो दुनिया में आ ही नहीं सकती। फिजिकल इक्वलिटी आएगी तो उसने कहा कि या तो ये करो भाई, हर आदमी को 4 फुट लंबा है, एक आदमी 6 फुट लंबा है, तो 6 फुट वाले की 2 टांग काट दो। नहीं तो जब फिजिकल इनइक्वलिटी होगी तो 6 फुट वाले आदमी को आप कपड़ा ज़्यादा दोगे, 4 फुट वाले को कम दोगे, नहीं इक्वलिटी हो गई। खाने में उसने मखौल उड़ाया कि खाने में एक आदमी बीमार हो गया तो उसको दूध दिया
तो उन्होंने कहा कि नहीं, कम्युनिस्ट थिंकर जो था वो बैठा था, उसने कहा इक्वलिटी, उसने कहा सबको मेडिसिन दी जाएगी क्विनोन और सबको दूध पिलाया जाएगा, रोटी किसी को नहीं मिलेगी। सारे शहर के अंदर दूध भेज दिया उन्होंने, दूध पियो मजबूरी। तो उसने कहा इक्वलिटी कैसे लाओगे आप? ये यूटोपियन कल्पना बना के आप रख दी कि इक्वलिटी कैन नेवर बी रिस्टोर्ड। तो मार्क्सिस्ट लोगों को भी, चूँकि ये लोग जानते नहीं थे फिलोसफिकली, मार्क्सिस्ट लोगों को भी ये कहना पड़ा, लेनिन को भी कहना पड़ा, स्टालिन को भी कहना पड़ा, वी आर द एनिमीज ऑफ इक्वलिटी। हम जो मैनेजर क्लास है सबसे बड़ी, जो हमारे यहाँ थ्योरिटिकल थिंकिंग करते हैं, जो हमें थ्योरी बताते हैं मार्क्सिज्म की, हम उनको सबसे ज़्यादा वेज देते हैं, तनख्वाह देते हैं। तो ये तो हमारे हिंदुस्तान की तरफ से ब्राह्मण क्लास हो गई। उसके बाद उन्होंने कहा हम साइंटिस्ट जो है उनको नंबर 2 पे रखते हैं, वॉरियर्स को नंबर 3 पे रखते हैं, प्रोड्यूसर को नंबर 4 पे रखते हैं। तो तुम्हारे यहाँ तो हायरार्की बन गई क्लासों की, तुम्हारे यहाँ तो वर्ण व्यवस्था की तरह से व्यवस्था बन गई। तो कहाँ है तुम्हारा कम्युनिज्म? जब इक्वलिटी लाना चाहते थे तो सबसे ज़्यादा तनख्वाह तुम दे रहे हो उनको, जिनको हमारे यहाँ इंटेलेक्चुअल क्लास को हमारे यहाँ ब्राह्मण कह देते थे। ब्राह्मण को सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ माना जाता है, तुमने भी इंटेलेक्चुअल क्लास को सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ। और ये पार्टी वर्कर चूँकि सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ इनको माना जाता था, सबसे ज़्यादा तनख्वाह मिलता है, सारे के सारे अय्याश बन गए। जितने कम्युनिस्ट थिंकर थे, थ्योरिटिशियन थे, वो विलासता का जीवन व्यतीत करने लगे। और जब विलासता का जीवन व्यतीत करने लगे तो लोअर आदमी की वेज कट गई उसकी। तो पहली चीज़ ये हुई मार्क्स की सबसे, जिसको हिस्टोरिसिज्म में उन्होंने, कार्ल पॉपर ने बहुत तरीके से 2 किताबें लिखी उन्होंने। एक तो वही एनिमीज ऑफ ओपन सोसाइटी, एक एरर ऑफ हिस्टोरिसिज्म, कि मार्क्स ने जो हिस्टोरिकल इवोल्यूशन मार्क्स ने बताया, उसमें कहाँ कहाँ गलतियाँ रह गई थी। उसने कहा कि सिर्फ क्लास कन्फ्लिक्ट तो बता दिया कि क्लास कन्फ्लिक्ट होगा, लेकिन क्लास किस आधार पर बनेंगी? किसी देश में जाति के आधार पर क्लास बनी हुई है। इन्होंने इकोनॉमिक मोड को एक्सप्लेन नहीं किया, तो नतीजा क्या हुआ कि वही हायरार्की बन गई। तो पहली चीज़ तो इसी चीज़ में इतिहास धोखा दे गया इनको कि आप क्लासलेस सोसाइटी बनाने की सोचते थे और आपने खुद क्लासें क्रिएट कर दी। बहुत सारी क्लासें क्रिएट हो गई मार्क्सिज्म में। और हायर क्लास नीचे का शोषण ऐसे ही करने लगी जैसे कैपिटलिज्म होता, सिर्फ नाम बदल दिया। अब रहा खून चूसने का सवाल। तो जो हायर लोग थे, मैनेजरियल क्लास जिनको हम कहते हैं, जो मैनेजर थे, उन्होंने अपने अय्याशी के लिए, विरासता के लिए ऊंचे ऊंचे बंगले बनाने शुरू किए, ऊंचे ऊंचे अय्याशी के सामान अपने बंगलों में रखने शुरू किए। तो नीचे वाले की वेज कट हो गई। ये वेज पे जो कट लगा मार्क्सिज्म में बहुत ज़्यादा लगा। वेज की पैरिटी बिल्कुल आ ही नहीं सकी। आप वेज बनाना चाहते हो इकट्ठी। अब इसको भी हम वहाँ की सिचुएशन की बजाय हिंदुस्तानी सिचुएशन में देखें कि जो मार्क्सिस्ट लीडर हैं, अपने आप को कहते हैं, वो बड़े बड़े बंगलों में रहते हैं और लेबर वही झोंपड़ी की रहती है। नारा लगाने के लिए लेबर को बुला लेते हैं, जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा, लेकिन लेबर की झोंपड़ियाँ आज तक उन्होंने ठीक नहीं की। हम हिंदुस्तान की बात इसलिए कह रहे हैं कि हिंदुस्तान को हम जल्दी समझ सकते हैं। विदेशों की बात, जो उन्होंने विदेशों में हिस्टोरिसिज्म के एरर बहुत सारे लिखे हैं, उनको समझने के लिए तो वहाँ की कंडीशन को समझना पड़ेगा। अब हिंदुस्तान में देखिए क्या पैरिटी है। कहीं कम्युनिज्म में पैरिटी दिखाई दे रही है? बराबरी दिखाई दे रही है कहीं? एक बहुत बड़ा प्रेस है दिल्ली के अंदर। उस प्रेस की जो मालिक हैं थीं, बड़ी ऊंची कम्युनिस्ट लीडर थीं, और वहाँ शाम को आकर के बड़े बड़े कृष्णा मेनन जैसे आदमी वहाँ शाम को बैठते थे।
शराब की बोतलें खुलती थीं। गरीब की झोंपड़ी के अंदर दूध नहीं पहुंच रहा, यहाँ शराब की बोतलें खिल रही हैं। पैरिटी कहाँ आ गई? सारी दुनिया में यही हाल हुआ। सारी दुनिया का जो हाल उन्होंने बखिए उधेड़े हैं कि सारी दुनिया में यही हाल हुआ। ये तो हिंदुस्तान का तो हम इसलिए बताया कि हिंदुस्तान की हालत आप अपनी आंखों से जाकर देख सकते हैं। कोई कम्युनिस्ट लीडर जो है उसने अपनी बिल्डिंग को, तो इस पर हमने कहानी लिख दी थी। एक कहानी लिख दी थी कि एक कवि सम्मेलन हुआ, उसमें एक कम्युनिस्ट कवि आए और उन्होंने कविता पढ़ी कि रात एक बिल्डिंग के नीचे ये तमाशा देखा कि खूं आँखों में आकर रह गया। रात भर कुत्ते गदेलों में पड़े सोते रहे और एक मज़दूर सर्दी में ठिठर कर रह गया। वो ये बड़ी ज़ोर से पढ़ कर के चले गए। खूब तालियां बज गईं, लोगों ने तालियां बजी। रात भर कुत्ते गदेलों में पड़े सोते रहे और एक मज़दूर सर्दी में ठिठर कर मर गया। लोगों ने कहा बहुत अच्छी बात कही। लेकिन उसी रात को बड़ी ज़ोर की बारिश हुई, ओले पड़ने लगे। एक मज़दूर जो वहाँ सड़क पर, क्योंकि मज़दूर सड़क पर ही सोते हैं, जो मज़दूर सड़क पर सोता था उसने जाकर के वो प्रेस जो था बड़ा भारी, जिसमें वहाँ सारे लीडर सो रहे थे रात को शराब पी करके, कृष्णा मेनन भी वहाँ सोए हुए थे और भी लीडर थे बड़े बड़े, वो सो रहे थे। वहाँ जाके दरवाज़ा खटखटाया कि मैं कहाँ पर हूँ, मुझे सर्दी। उन्होंने कहा नहीं, गेट नहीं खुल सकता रात को, भाग जाओ यहाँ से। बहुत कोशिश की, भाई कृपा करो, मज़दूरों के तुम तो साथी हो, मज़दूरों के वो हो। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, किसी को डिस्टर्ब करने की ज़रूरत नहीं, ऊपर हमारे सब बड़े बड़े नेता सो रहे हैं। वो क्या हुआ, बचने के लिए जो पुल था, तिलक ब्रिज का पुल, के भाई पुल के नीचे सर्दी से, वो जैसे पुल के नीचे पहुंचा, पुल के नीचे पानी भरा हुआ था, लेकिन ऊपर की बारिश से रोडों से बच गया, वहाँ कोने में खड़ा हो गया। लेकिन सर्दी से उसका शरीर इतना ठिठर गया कि वो खड़ा नहीं सका, वो गिर गया। जब वो गिर गया तो गांधी जी की समाधि पास में ही है। गांधी जी की समाधि फटी। गांधी जी लाठी लेकर के निकल कर के आए और निकल कर के भागे हुए आए। उस मज़दूर को उन्होंने अपनी गोद में उठाया, उसकी लाश को, और खड़े हो गए, कहने लगे तुझे वहाँ ले चलता हूँ मैं। अपनी जहाँ उनकी कब्र थी, समाधि थी, समाधि में ले गए। समाधि के अंदर तो पानी नहीं आएगा, लेकिन वो मज़दूर तो मर चुका था। गांधी जी ने अपनी समाधि में उसको गर्मी पहुंचाई, समाधि के अंदर रख लिया उसको, और उसके बाद अपनी समाधि में रखने के बाद गांधी जी आए तो बारिश ख़त्म हो चुकी थी। और वो नेता लोग जो थे वो उतर के अपनी कारों में जा रहे थे। तो गांधी जी ने खड़े होकर के वही शेर किया कि रात भर कुत्ते गदेलों में पड़े सोते रहे। गांधी जी ने कुत्तों का शब्द किसके लिए प्रयोग किया ये दुनिया नहीं जानती। रात भर कुत्ते बड़े बड़े मखलों के गदेले में शराब पी करके सोते रहे और एक मज़दूर सर्दी में ठिठर कर मर गया। दरवाजे नहीं खोले उन्होंने अपनी बिल्डिंग के उस मज़दूर के लिए। तो ये पैरिटी कहाँ से आएगी? सारा बनावटी, सारा तंत्र खड़ा कर दिया। तो मार्क्सिज्म में ना तो वैल्यूज़ हैं, वैल्यू का एक और भी हमने बताया था, वो शादी के लिए भाई हमने कहा इस लड़के से शादी कर दो, वो कहने लगे तो मेरा भांजा है। हमने कहा कहाँ मार्क्सिज्म में कहाँ लिखा हुआ है कि भांजे से शादी नहीं हो सकती? और अगर आप पुरानी वैल्यू को मानते हो तो मार्क्सिज्म की ज़रूरत क्या है? जब आपने सारी परंपराएं बदलनी है, क्रांति लानी है, तो वैल्यूज़ तो यही रही सारी की सारी। तो इसलिए हिस्टोरिसिज्म में पॉपर ने बहुत लंबा दिखाया है सारा का सारा कि साइंस की प्रोग्रेस भी वैल्यूज़ को नहीं बदल पाई। साइंस ने रेल तो चला दी, लेकिन भाई बहन के क्या संबंध होंगे इसको साइंस तय नहीं कर सकी। मार्क्स जो थे साइंस को देखते रहे, सोसाइटी को नहीं देखा। सोसाइटी साइंस से नहीं चलती, सोसाइटी ह्यूमन वैल्यूज़ से चलती है। और ह्यूमन वैल्यूज़ के बारे में आपने कुछ भी नहीं कहा, तो सारी सोसाइटी में नेगेटिव एटीट्यूड बन गया। पुरानी परंपराओं को तोड़ो, नए हमारे पास है नहीं।
तो शराब पी लो बस, और क्या, पुरानी परंपरा तो। चलिए आज थोड़ा ही थोड़ा करेंगे, क्योंकि महाराष्ट्र को जब कोई पक्का मकान बन जाता है उसको डिमोलिश करने में भी टाइम लगता है ज़रा। तो महाराष्ट्र वैसे तो 75 साल में ही ख़त्म हो गया, रेत की दीवार की तरह ख़त्म हो गया दुनिया में। लेकिन अब हम जो बड़ी चीज़ लेंगे वो होंगे रिलीजन की, एलियनेशन की, मार्क्स नेशनलिज्म की। इन चीज़ों ने महाराष्ट्र को बिल्कुल ख़त्म कर दिया। इस पर कल बात करेंगे, नेशनलिज्म और रिलीजन। आज तो हमने वैल्यूज़ पर बात की। लेनिन ने लो कल्चर में जो रिवोल्यूशन लाया वो लेबर का रिवोल्यूशन नहीं था, बाल्शेविक पार्टी का रिवोल्यूशन था। लेबर ने कोई रिवोल्यूशन नहीं किया ना। जहाँ लेबर इकट्ठी थी अमेरिका में और इंग्लैंड में, बहुत इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस थी, वहाँ लेबर ने कोई ज़रा सा भी रिवोल्यूशन नहीं किया। वहाँ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के द्वारा रिफॉर्म होती रहीं। तो हिस्ट्री ने मार्क्स का कहीं भी साथ नहीं दिया। हिस्ट्री ने मार्क्स को फेल कर दिया। और जो मार्क्स के चेहरे थे वो फिलोसफर नहीं थे, उनके अंदर ऊंचा चिंतन ही नहीं था। वो प्योरली पॉलिटिक्स वाले थे, किसी तरह से पावर कैप्चर कर लो।